हाय एवरीवन, तो आज हम लोग कवर करेंगे इंसर्जेंसी इन नदर्न ईस्टर्न में क्या क्या होता है, इंसर्जेंसी क्या है। हर एक टॉपिक को, हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि CAPF AC पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिक्योरिटी का एक पार्ट है, क्योंकि लंबे समय तक इंसर्जेंसी जो है नदर्न ईस्टर्न एरिया में एक इशू बनता हुआ इमर्ज होके आया है। जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं मणिपुर का, तो मणिपुर में एग्जाम्पल लो या फिर जितना भी नदर्न ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे इंसर्जेंसी जो है अधिकतर देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा अपडेट इनिशिएटिव जो है अपलोड हो जाता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंसर्जेंसी को। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, ये समझेंगे कि जो इंसर्जेंसी है इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। इंसर्जेंसी का मीनिंग हम लोग सीधे से समझ सकते हैं कि रेबेल कर देना। कोई भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट क्या है, रेबेल कर देना, उसके अगेंस्ट विद्रोह करना, इसी को हम लोग यहाँ पे इंसर्जेंसी बोलते हैं। अब इंसर्जेंसी क्या हो सकते हैं कि बैक में कोई सपोर्ट कर सकते हैं। इंसर्जेंसी निगेटिव साइड को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं और इंसर्जेंसी जो है पॉजिटिव साइड को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है तो हम लोग उसको पॉजिटिव साइड लेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो है जितना भी रूल्स और रेगुलेशन बनाया है वो पीपल ओरिएंटेड नहीं है। जो भी रूल्स बनाया है वो क्या है, आर्बिट्रेरी तरीके से बनाया गया है, अपने फ़ायदा को देखते हुए रूल्स बनाया है। तो ऑटोमेटिकली है कि उसके अगेंस्ट जो है क्या होगा, रेबेल होना ही होना है, विद्रोह होना ही होना है। क्लियर है? लेकिन जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है और अच्छा काम कर रही है, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन से काम कर रही है, हर एक रेस्पेक्ट को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब उसके अगेंस्ट वहाँ पे विद्रोह कर दे रहे हो, तो ये क्या है, थोड़ा ये जो निगेटिव हम लोग इंसर्जेंसी पढ़ रहे हैं डायरेक्टली टेररिज्म को सपोर्ट करता है, या फिर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको सपोर्ट करता है, बल्कि इंसर्जेंसी कर रहे हैं लेकिन बैक में जो है टेररिज्म है ना, एक्सट्रीमिज्म यहाँ से सपोर्टेड होता है। क्लियर है? तो इंसर्जेंसी समझ आ गया क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द नदर्न ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया थ्रो इच रिच इन कल्चर बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि यहाँ पे देखे हो कि जो नदर्न ईस्टर्न स्टेट है, सबसे पहले तो एक काम करो, लोकेशन देखो, ये पूरा इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ये इंडिया हो गया नीचे पूरा। तो इंडिया में ये भूटान हो गया, अलग देश है। तो ईस्टर्न साइड ये बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश से पूरा जो है स्टेट लगा हुआ है, ईस्टर्न साइड बोलते हैं हम लोग, नदर्न ईस्टर्न स्टेट बोलते हैं, या फिर 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है? तो इसमें कौन कौन शामिल है, जैसे कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये सब किसके अंडर आते हैं, पूरा नदर्न ईस्टर्न इंडिया के अंडर आते हैं। और उसमें से जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है वो है इंसर्जेंसी का इशू। क्लियर? तो अपने कल्चर के लिए जाने जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि अगर इसका जियोग्राफिकल एरिया को देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वास्ट अमाउंट में रेनफॉल होता है। रेनफॉल होता है तो इसका वेजिटेशन जो है ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वेजिटेशन ग्रोथ हो रहा है तो यहाँ पे कोयला का भंडार बोल लो, या फिर जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए ये रिसोर्स होता है, हाई सोर्सेस होते हैं। हैज़ अ लॉन्ग प्लेग बाई इंसर्जेंसी रूटेड इन इथनिक टेंशन। अब देखो वहाँ पे अच्छे तरीके से लोग रह रहे हैं, है ना, मस्त कल्चर के साथ, कल्चरली एक्सचेंज के साथ, हारमोनी के साथ रह रहे हैं, लेकिन कहीं से इंसर्जेंसी आइडियोलॉजी के लोग या फिर विद्रोह करना चाहते हैं, ऐसे लोग क्या हैं यहाँ पे आके लोगों को, जो नॉर्मल पीपल वहाँ पे जो पीपल रह रहे हैं उसको उकसा रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा है वैसा है, तो उसका साथ दो कि हम लोग जो है आपके लिए अच्छे से अच्छे स्कीम अपना पाएँ या फिर अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट चला पाएँ। तो जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं ना, वहाँ के जो लोकल पीपल रह रहे हैं उसमें इतनी टेंशन फैला दे रहे हो, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस बोलो या फिर सोशियो इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वहीं पे पूरा फैला दे रहे हो। तो ये जो है एक पॉइंट में हम लोग इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि द नदर्न ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया थ्रू रिच इन कल्चर बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज है लॉन्ग डीप प्लब बाई इंसर्जेंसी रूटेड इन इथनिक टेंशन, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस एंड सोशियो इकोनॉमिक नेग्लेक्ट। अब देखो, अगर इसी को कॉपी में लिखोगे तो 4-5 लाइन में आ जाएगा, लेकिन अपने को इंट्रोडक्शन 4-5 लाइन नहीं लिखना होता है, 2-3 लाइन यहाँ पे सफिशिएंट है। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। बोलने का मतलब ये नहीं है कि पूरे एक कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है, लिख सकते हो, मतलब एक आइडिया दे रहे हो कि ऐसे लिख सकते हो। बाकी कोई डाटा है तो डाटा से स्टार्ट कर सकते हो, कोट है तो कोट करके स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो, नदर्न ईस्टर्न इंडिया शेयर अबाउट 5,500 किलोमीटर बॉर्डर विथ 5 कंट्री। कौन कौन से होते हैं? भूटान है ना, भूटान देखोगे, नेपाल हो गया, चाइना ऑन इट्स, क्योंकि चाइना एक इशू तो ऑलरेडी है पहले से ही, क्योंकि चाइना पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपने पार्ट बताते हैं,
और चाइना का जो बॉर्डर एरिया में इतने सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा है उसके रिलेटेड जो है यहाँ पे और इशू जो है स्प्लिट हो जाते हैं। म्यांमार पड़ते हैं ईस्ट साइड में, बांग्लादेश है साउथ में, वेस्ट में। देखो ना यहाँ पे लोकेशन देखो इसका, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये भूटान हो गया। नीचे देखोगे इधर तो ये बांग्लादेश है ना। फिर इस साइड को देखोगे तो पूरा क्या है, म्यांमार आ जाते हैं। तो ये पूरा क्या है, एक इमेज है इसका लोकेशन। दिस कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द इंडिया लैंड बॉर्डर एंड मोर देन 90% ऑफ नदर्न ईस्टर्न स्टेट हैज़ लैंड बॉर्डर। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कवर 8% इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया जो है 8% पूरा कवर करते हैं। एंड अबाउट 4% ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन ये कवर करते हैं, डाटा है। इट हैज़ अ 475 इथनिक ग्रुप्स एंड 400 लैंग्वेजेस डायलेक्ट आर स्पोकन। जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा हूँ, डेफिनेशन मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि नदर्न ईस्टर्न में है क्या एक्चुअली, कौन सा पॉपुलेशन रहते हैं, कितना पॉपुलेशन है हर एक रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे मैं एक डाटा लिखा हूँ, इस डाटा को या तो हो सके कॉपी में ऐड कर लो, या फिर जब इस स्लाइड अपलोड होता है तो अगर इसी से नोट्स बना रहे हो तो इस डाटा को यहाँ पे क्या कर लेना, हाईलाइट कर लेना। क्लियर है, जितना भी यहाँ पे हम लोग डाटा पढ़ेंगे उसको क्या करोगे, हाईलाइट करोगे। देखो सबसे पहले हाई वायलेंस के रेस्पेक्ट में क्या है कि इन 2024 नदर्न ईस्टर्न इंडिया एक्सपीरियंस 266 इंसर्जेंसी रिलेटेड टू इंसिडेंट with 203 in Manipur causing 250 that and displacing 60,000 people। ये एक डाटा है अगर वायलेंस के रेस्पेक्ट में जाओगे तब। असम में देखोगे तो असम इंसर्जेंसी डिक्लाइन हुआ है शार्पली फ्रॉम 246 जो 2014 में 246 इंसिडेंट देखने को मिला है, अभी 2024 में कितना हो गया, 6 हो गया है। मतलब कई गुना यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है असम में। शोइंग इम्पैक्ट ऑफ सस्टेन काउंटर इंसर्जेंसी एंड डेवलपमेंटल मेजर जो चल रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो काउंटर इंसर्जेंसी या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसका एक नतीजा है, कॉन्सिक्वेंसेज है। फिर कितने लोगों ने सरेंडर किए ये देख लो कि 2014 में 8000 इंसर्जेंट सरेंडर अक्रॉस नदर्न ईस्टर्न, रिफ्लेक्टिंग सक्सेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड पीस इनिशिएटिव। क्योंकि कोई भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को या फिर उकसा के अपने में रिक्रूट करना है ना, इंसर्जेंसी ग्रुप में इन्वॉल्व करना, फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह करना, रेबेलियन करना, ये सब चीज़ क्या होता है कि अपने में रिक्रूट कर लेते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपसमा चेंज किए गए हैं, है ना। तो आपसपा फुली विड्रॉल इन त्रिपुरा एंड मेघालय 2015-2018 एंड रिड्यूस इन असम, नागालैंड एंड मणिपुर, सिग्नलिंग इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी एंड ग्रीवेंसेस गवर्नेंस, ये सब चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो जस्ट एक करेंट डाटा है, इस डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा, अगर इंसर्जेंसी से क्वेश्चन आता है, नदर्न ईस्टर्न इशू से अगर क्वेश्चन आता है तो इसको हाईलाइट कर सकते हो। क्लियर है क्या? चलो अब डाटा समझ लिए, इंट्रोडक्शन समझ लिए क्या होता है इंसर्जेंसी। अब देखो यहाँ पे ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस हैं या फिर ऐसा क्या कॉजेस हैं जिसके वजह से जो है यहाँ पे इंसर्जेंसी देखने को मिलता है। बाकी जगह देखोगे, जम्मू कश्मीर साइड देखोगे तो वहाँ पे क्या देखने, मिलिटेंसी देखने को मिलता है, यहाँ पे अपने को इंसर्जेंसी देखने को मिलता है। तो क्या है ये चीज़ क्या होता है, इसका बैकग्राउंड सबसे पहले समझते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अभी इंसिडेंट हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री में जो लिंक रहा होगा वहीं से वो ओरिजिनेट होता है। तो थोड़ा अगर प्री इंडिपेंडेंस के पहले जाए, इसका हिस्ट्री देखोगे तो ये बंगाल प्रोविंस का पार्ट था। जितना भी नदर्न ईस्टर्न स्टेट हैं वो बंगाल प्रोविंस का पार्ट था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा नदर्न ईस्टर्न इंडिया बिकम अ पार्ट ऑफ द बंगाल प्रोविंसेस एंड ट्राइबल ग्रुप contributed a overwhelming majority of the population is most of area they habited। ये जस्ट बंगाल प्रोविंस का याद रखना। फिर हिल्स एज अ लूज फ्रंटियर, देखो यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश ने ट्राई किए थे कि पूरा जो नदर्न ईस्टर्न इंडिया है वहाँ का रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे, वहाँ के पीपल को क्या करेंगे, सरेंडर करवा के अपने तरीके से काम कराएंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश जो है ये भी नाकाम हो गए। क्यों? क्योंकि जो है इधर नदर्न ईस्टर्न एरिया का अगर जियोग्राफिकल एरिया को देखोगे तो इतना डेंस फॉरेस्ट मिलने वाला है, इतना माउंटेनियस एरिया मिलने वाले हैं कि वहाँ पे जा पाना और जिस हिसाब से एग्रीकल्चर हो गया फिर अदर एक्टिविटी कर पाना वहाँ पे इम्पॉसिबल टाइप था उस समय। क्लियर है? तो ब्रिटिश ने भी ट्राई किए थे लेकिन वहाँ पे नाकाम हो गए। अब ब्रिटिश ने नाकाम तो हो गए तो क्या है, जो नदर्न ईस्टर्न एरिया है पूरा ऐसे खुला रह गए, वहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी फोर्सेस जा पाए। अब ब्रिटिश के अंदर नहीं है तो वहाँ पे कुछ अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाना है या फिर एग्रीकल्चर चलाना है तो वो भी वहाँ पे छोड़ दिए गए, रह गए ऐसे ही। तो ब्रिटिश टुक नियरली अ सेंचुरी टू अनेक्स द इंटायर रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन द हिल एज अ लूज फ्रंटियर, कि उसको छोड़ ही देंगे वैसे,
with the result that large part of the northern eastern hill area never come in touch with the principle of central administration, क्योंकि आया नहीं है। अब देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा नहीं तो उतने अच्छे तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं वो नहीं चल पाएंगे। कोई स्कीम अगर ला रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो एरिया है, टेरेन है, वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी होता है। क्लियर। फिर यहाँ पे देखने को मिला है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन है, अपने से आइसोलेशन है, मतलब वहाँ पे कोई भी जो है दूसरे कंट्री वहाँ पे आ जा नहीं सकते। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि जो प्रोजेक्ट चलना चाहिए वो वहाँ पे नहीं चल पाया। जो ट्रेडिशनल लोग रह रहे हैं वही लोग रह रहे हैं वहाँ पे, जिस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए मॉडर्नाइजेशन भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि टच में नहीं है ना। टच में रहते तो कल्चरल एक्सचेंज होता, मॉडर्नाइजेशन चलो थोड़ा बहुत हो ही जाता, लेकिन पूरा आइसोलेशन है, मतलब पूरे जो मॉडर्न एज हैं उससे पीछे ही होना। ब्रिटिशर्स आइसोलेटेड दी नदर्न ईस्टर्न फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पार्टनर भूटान, म्यांमार आइसोलेटिंग। फिर यहाँ पे रीजनल जो रिलीजियस कन्वर्जन है ये भी देखने को मिला है कि ब्रिटिश मेड सम ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ द प्रेजेंट डे मिजोरम, नागालैंड, मेघालय कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी विद द हेल्प ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी। अब देखो यहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन कराओगे तो जो लोकल पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो है आक्रोश तो आना ही आना है ना, गुस्सा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर फोर्सफुली कन्वर्ज करा रहे हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है एक आक्रोश गवर्नमेंट के प्रति, या चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके प्रति आक्रोश आना ही आना, ये तय होता है। तो ये कुछ कॉजेज देखे हैं जिसके वजह से इंसर्जेंस जो है पनपना स्टार्ट हुआ प्री इंडिपेंडेंस के पहले। अब हम लोग थोड़ा कवर करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। देखो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिया का पार्ट हो गया, पहले बात तो उसको पूरा कन्वर्स करने में टाइम लगा। अब कन्वर्स किए तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली पूरा स्टार्ट कर देंगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाना। तो जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, एक इंडिया अपने आप में इंडिपेंडेंस हुआ, तो धीरे से क्या किए गए, वहाँ पे जितना भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाना स्टार्ट किए, वहाँ का रिसोर्सेज यूटिलाइज करना स्टार्ट किए, है ना, बेनिफिट के लिए स्कीम्स चलाना, ये सब चीज़ स्टार्ट किए गए हैं। पोस्ट इंडिया द नदर्न इंडियन रीजन कंसिस्ट ऑफ ओनली असम एंड प्रोविंस स्टेट ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा, बस यही जो है स्टेट थे उस समय। लेकिन अभी नागालैंड में जो है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम वर पार्ट ऑफ द लार्ज टेरिटरी ऑफ, ये असम के पार्ट थे। ठीक है, तो जो मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया और असम, ये तीन जो हैं स्टेट थे पहले, लेकिन अभी ये नागालैंड मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम है, ये पूरा असम के ही पार्ट हैं। अब अभी तो पूरा 7 जो हैं स्टेट बन चुके हैं। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड मणिपुर वर यूनियन टेरिटरी टिल 1972। तो ये जस्ट फैक्ट के बारे में है ना, फैक्ट्स बस लिखा हुआ है, इसको थोड़ा कवर करना है। फिर अभी बताया कि मेन स्ट्रीम में लाने, है ना, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो उसको एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाना, स्कीम चलाना, ये थोड़ा एकदम तरीके से हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा मेन स्ट्रीम में लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है इसको भी थोड़ा टाइम लग गया। क्लियर है। तो ये कुछ कॉसेस हैं जिसकी वजह से जो है इंसर्जेंस जो है देखने को मिला है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बस यही कॉसेस हैं, ये तो हम लोग हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब रिसेंट क्या क्या चैलेंजेस होता है, क्यों इंसर्जेंट हो रहे हैं, इसको कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ इंसर्जेंट जो ग्रुप है, इसका नाम है, इसको कोट करने में आसानी होगा। ठीक है, ये जो है नाम को याद रखना, जब भी अगर इंसर्जेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इंसर्जेंसी से क्वेश्चन आता है तो इसको कोट कर सको। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कवर करना। जैसे कि असम में कौन है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, जो रेबेलियन ग्रुप है या फिर इंसर्जेंट ग्रुप है। फिर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ है, बोडोलैंड है। मणिपुर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है। तो ये सब चीज़ जो है इसको याद रखोगे 1 by 1 करके। एटलीस्ट एक स्टेट का एक जो है इंसर्जेंट ग्रुप, इसको कंसीडर करना, थोड़ा आए अगर क्वेश्चन तो कोट करने में आसानी हो। क्लियर है। तो देखो हम लोग इतना इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी चला रहे हैं, तो ये समझो कि कुछ इंपॉर्टेंट तो होगा। नदर्न ईस्टर्न स्टेट है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो हम लोग इतना स्कीम्स चला रहे हैं जिससे क्या है डेवलपमेंट हो सके। पहले बात तो इंडिया का पार्ट है। देखो पॉलिटिकली एडवांटेजेस ये हैं कि हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाते हैं, तो जो नदर्न ईस्टर्न स्टेट हैं, तो जो बाकी स्टेट है, बाकी कंट्री हैं, जैसे कि म्यांमार है ना, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, मतलब जो साउथ ईस्ट आसियान जो नेशन है उसको पूरा कनेक्टिविटी प्रदान करता है, कनेक्टिविटी देते हैं। इंडियाज़ गेटवे टू सदर्न ईस्टर्न एशिया एंड बियॉन्ड इट्स थ्रू नदर्न ईस्टर्न, चाहे ट्रेड के रेस्पेक्ट में ले लो, चाहे कल्चरल एक्सचेंज के रेस्पेक्ट में ले लो, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं ये। क्लियर है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। प्लस ये स्ट्रेटजिक भी है। कैसे स्ट्रेटजिक होगा,
द नदर्न ईस्टर्न मेक अराउंड 8% ऑफ वर्ल्ड इंडियाज ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया एंड इज होम टू अबाउट 3.8% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। तो स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ का रिसोर्सेज, यहाँ का मैन पावर है ना, प्लस यहाँ का टूरिज़्म, इस सब चीज़ से भी ये इंपॉर्टेंट होता है। प्लस स्ट्रेटेजिकली जैसे कि काउंटर चाइना करना है, तो काउंटर चाइना करोगे तो दिल्ली में बैठ के थोड़ा ना करोगे, है ना। तो जो बॉर्डर एरिया लग रहे हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो वहाँ से काउंटर करने में ईजी हो जाएंगे। जैसे कि चाइना जो है बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो इंडिया जो है वो भी अपना डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चला सकते हैं। तो बॉर्डर एरिया में ही करोगे, है ना, दिल्ली में बैठ कर थोड़ा ना करोगे उस चीज़ को। तो ये भी एक पॉलिटिकल जो है एडवांटेजेस होता है। उसके बाद सेकंड है इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, क्योंकि पहले ही बताया यहाँ पे जो रेनफॉल हाई अमाउंट में होता है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल नदर्न ईस्टर्न एरिया में ही देखने को मिलता है। प्लस वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का भरपूर वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज का बात करें तो टी, असम जो है पूरा टी के लिए जाने जाते हैं, टी प्लांटेशन, ऑयल हो गया, है ना, लुम्बर हो गया, एबंडेंस मात्रा में यहाँ मिलते हैं, जिसे एक्सपोर्ट करके, है ना, एक्सपोर्ट करके पूरा जो इंडिया का जीडीपी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। फिर हाइड्रो पावर जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है, इमेंस पोटेंशियल फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, है ना, जैसे कि 50,000 मेगावाट का हो गया। ऑयल फील्ड बताया क्योंकि इतना वाटर है ना, रेनफॉल होता है, रेनफॉल होगा तो वहाँ पे वेजिटेशन ग्रोथ होगा, वेजिटेशन ग्रोथ होगा जब नीचे दबेंगे, है ना, दैट होके नीचे दबेंगे तो कोल होगा, कोल के साथ में पेट्रोलियम, ऑयल, इन सब चीज़ का क्या है, प्रोडक्शन होगा, है ना। जैसे कि दिग्बोई ऑयल फील्ड, पोटेंशियल रिजर्व इन दी अराकन बेसिन। प्लस ट्रेड के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो नदर्न ईस्टर्न रीजन जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एंड फंक्शनल एज अ लैंड ब्रिज टू म्यांमार एंड फैसिलिटेड एक्ट ईस्ट पॉलिसी एज वेल, जैसे कि प्रीवियसली स्लाइड में पढ़े हैं। ये जो है ट्रेड को भी बढ़ावा देता है ना। अगर मान लो मेरे को म्यांमार में ट्रेड करना है तो मैं घूम के थोड़ा ना जाऊँगा, क्योंकि डायरेक्टली जो है मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, इन सब से म्यांमार क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रेड करना म्यांमार के साथ ये भी इजी हो जाएंगे। प्लस जो सदर्न ईस्टर्न एशिया है वहाँ पे भी ट्रेड करना इसके थ्रू इजी हो जाएगा। तो इकोनॉमिकल भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इकोलॉजिकल तो हम लोग अभी ही समझे, है ना, इतना रिसोर्सेस हैं। इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एविएशन एवियन एंड द प्लांट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट, इन सब जो है देखने को मिलता है यहाँ पे। इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कल्चरल एक्सचेंज के रेस्पेक्ट में बोल सकते हो, जैसे कि द रीजन इज़ अ कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट हो गया, क्योंकि देखो आसियान जो नेशन है, आसियान नेशन के साथ बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, ऐसे हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आसियान नेशन के साथ अगर कल्चरल एक्सचेंज होगा तो जो आसियान प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इंडिया का एक रिच मिल सकता है, ठीक है। तो द रीजन इज़ अ कल्चरल मेल्टिंग पॉइंट फोस्टरिंग स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कनेक्शन विद आसियान नेशन, चाहे म्यांमार का ले लो, बाकी जितना है अदर कंट्री का भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इट प्ले अ की रोल इन इंडिया कल्चरल डिप्लोमेसी एफर्ट। अगर सपोज म्यांमार के साथ अगर कुछ भी इशू हो जाता है तो म्यांमार और इंडिया क्या है, थोड़ा कल्चरल कनेक्शन है, तो कल्चरल कनेक्शन है तो पहले बोलेंगे कि चलो थोड़ा डिप्लोमेट तरीके से इसको सुलझा लेते हैं। अगर कल्चरल कनेक्शन नहीं, अगर इनेमी कंट्री बन जाए तो डायरेक्टली वार में उतर आएंगे। अब वार में उतर आना मतलब पूरा इकोनॉमिकल लॉसेज, सोसाइटल लॉसेज, है ना, कल्चरल इथनिकल हर तरीके से लॉसेज जो है देखने को मिलता है। तो ये चीज़ को भी याद रखना। और जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस, जैसे कि अभी बताया आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री के साथ जो है क्या होता है, बॉर्डर शेयर हो रहे हैं। अब बॉर्डर शेयर हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, बॉर्डर शेयर होना मतलब क्या है, कल्चरल टू कल्चरल कनेक्शन होना है यहाँ पे। अब कल्चर टू कल्चर कनेक्शन हो रहे हैं तो जब भी एक प्लेटफॉर्म आएगा, आसियान का मीटिंग होगा, तो इंडिया को एक एज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस भी ये रोल प्ले करता है। बताओ इतना क्लियर है क्या। तो देखो अब नदर्न ईस्टर्न में इंसर्जेंसी हो रहा है तो उसको कब करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, ऐसा क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसको रिस्पॉन्स करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए गए हैं। उसमें से सबसे पहले जो है गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव वो है मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, ठीक है। आर्म फोर्सेस एंड पैरा मिलिट्री यूनिट आर एक्टिवली डिप्लॉयड टू काउंटर इंसर्जेंसी। अगर काउंटर इंसर्जेंसी करेंगे, कौन करेंगे, पहली बात मिलिट्री। अगर कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप देखते हुए मिल गया या फिर इंसर्जेंट ग्रुप मिल गया है तो उसको काउंटर कर दो। तो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करने से क्या होगा, एक जो इंसर्जेंसी ग्रुप है उसके ऊपर एक डिटरेंस बना रहेगा कि यहाँ पे मिलिट्री जो है डिप्लॉय है तो यहाँ पे हम लोग इंसर्जेंसी ना फैलाएं, ठीक है। फिर कुछ ऑपरेशन हो गया, जैसे कि ऑपरेशन ऑल क्लियर टारगेट, है ना, फिर ऑपरेशन सनराइज,
इस ऑपरेशन से क्या होगा कि जितना इंसर्जेंसी थे या फिर इंसर्जेंसी है उसको कब करने में यहाँ पे आसानी हुआ। तो एक जो है रिस्पांस लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो है मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। फिर दूसरा है कि नेगोशिएशन कर लो। नेगोशिएशन, अगर कोई इंसर्जेंट ग्रुप का हेड है उसके साथ नेगोशिएशन करो कि देखो ये इशू है, इसमें हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, ऐसे करके फिर जो है इंसर्जेंसी कम हो सकते हैं। बोलेंगे कि इंसर्जेंसी मत करो, अगर इंसर्जेंसी नहीं करता है तो और अच्छे तरीके से हो जाएगा फिर, है ना, डायलॉग नेगोशिएशन से। उसमें से पीस रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल एग्रीमेंट लाइक मीजो पीस रिकॉर्ड। फिर जो है बोडो पीस अकॉर्ड 2020 का इंश्योर सरेंडर ऑफ, देखो 1500 से ज़्यादा कैडर एंड इंक्लूडेड 1500 करोड़ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। फिर कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन करो, जैसे कि ब्रू अकॉर्ड 2020 फैसिलेट रिपेट्रिएशन ऑफ डिस्प्लेस्ड ब्रू पॉपुलेशन, है ना। फिर करबी एनो लॉन्ग पीस एग्रीमेंट, अगर जो भी कम्युनिटी या फिर इंसर्जेंट ग्रुप का अगर होम नहीं है तो होम प्रोवाइड करो इसको, लेकिन बोलो कि यहाँ पे इंसर्जेंसी ना फैलाए, है ना, इंसर्जेंसी ना करो। तो इस तरीके से डायलॉग नेगोशिएशन तरीके से या फिर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंसर्जेंसी को कम कर सकते हैं। फिर उसको स्ट्रक्चरल ऑटोनॉमी दे दो, है ना, क्योंकि देखो इंसर्जेंसी क्यों आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का वहाँ तक अच्छे तरीके से रिच नहीं है, तो उसको एक स्पेशल ऑटोनॉमी दे दो कि ये अपना स्पेशल ऑटोनॉमी है, इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसको कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम दे दो। फ्रीडम दोगे तो अपने हिसाब से जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, एक्सेट्रा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो ऑटोमेटिकली अपने तरीके से कर लेंगे। तो स्टेट फॉर्मेशन जैसे कि मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, है ना, ये सब चीज़ क्या है, इसको एक ऑटोनॉमी दे दो। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी दिए गए हैं, लेकिन याद रखोगे, और या तो ऑटोमेटिकली पहले से ही दिए हैं, जैसे कि आर्टिकल 244 टू प्रोवाइड डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल ऑटोनोमस काउंसिल, आर्टिकल 371 एक ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू नागालैंड। फिर इकोनॉमिकल पैकेज दे दो, या फिर एवरी ईयर इकोनॉमिकल पैकेज जो है अलाउंस करो। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक स्कीम प्रोवाइड टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड लोकल गवर्नेंस ऑटोनॉमी। तो इस तरीके से इकोनॉमिकल भी पैकेज दे के इंसर्जेंट जो कर रहे हैं उसको यहाँ पे हम लोग कर्व कर सकते हैं स्ट्रक्चरल ऑटोनॉमी के थ्रू। फिर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव चलाओ, जैसे कि नोडल एजेंसी बनाओ या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाओ, क्योंकि अगर कोई भी रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलेगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलेगा, तो वहाँ के लोग भी खुश रहेंगे, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम जो है वो बढ़ने वाले हैं, जो इनकम इनइक्वलिटी है वो कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों ही जाएंगे, उसको लगेगा, सोचेंगे भी कि अगर गवर्नमेंट हमारे लिए इतना अच्छे से कर रही है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग क्यों जाएँ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग रेबेल ही क्यों करें। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ आ गया। तो अभी के रेस्पेक्ट हम क्या एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं, ये तो हो गया गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिस्पॉन्स लिए गए हैं वो चीज़, लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, इतना चैलेंजेस क्यों हो रहा है, नदन जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे इंसर्जेंसी बढ़ क्यों रहा है। सबसे पहले उसी में बात करते वो हैं पोरस। जब हम लोग हिस्टोरिकल केसेस देखें, हिस्टोरिकल कॉसेस देखें, तो उसमें से एक चीज़ बताया था कि जो नदन ईस्टर्न एरिया है उसको तो ऐसे ही छोड़ दिए गए थे ब्रिटिश। क्या बोल गए कि यहाँ का टेरेन जो है बहुत डिफ़िकल्टी है, माउंटेनियस एरिया देखने को मिलता है, प्लस डेंस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो मूवमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। तो पोरस बॉर्डर इसी की वजह से, क्योंकि बॉर्डर ही इतना पोरस है जहाँ से मूवमेंट ईजिली हो जाते हैं, प्लस डेंस फॉरेस्ट हैं। ठीक है, तो नदन ईस्टर्न शेयर है ना। देखो अब यहाँ पे जो है 5,500 किलोमीटर में बॉर्डर जो है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना एक चैलेंजिंग होता है। ठीक है, प्लस वहाँ पे 5 कंट्री हैं, अलग अलग कंट्री, इनेबलिंग इंसर्जेंट मूवमेंट, आर्म, क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाते हैं। बॉर्डर के लेंथ ही देख लो और यहाँ से ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, प्लस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जैसे कि प्रीवियसली बताया था कि यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिए गए थे नदर्न ईस्टर्न स्टेट को, अब ऐसे ही छोड़ेंगे तो वहाँ पे जो स्कीम बाकी स्टेट में चल रहे हैं वो यहाँ पे चलना बंद हो जाएंगे, है ना। अब इसके पास जो है नदर्न स्टेट के पास उतना भी फंड नहीं है, कहाँ से फंड आएगा भाई उसके पास, है ना, क्योंकि वो तो आइसोलेशन में है। तो आइसोलेशन में फंड नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस में चले ही जाएंगे। क्लियर है। अब जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं अपने आप ही कंजप्शन कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट उतना अच्छे तरीके से देखने को यहाँ पे नहीं मिला, जो कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का एक कारण हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट।
अदर स्टेट में जैसे कि रेलवे चल रहे हैं, लेकिन इस साइड में जो है नदर्न स्टेट में रेलवे चला पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि माउंटेनियस एरिया मिलेगा, प्लस जिग जैग शेप में मिलेगा, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट भी देखने को मिला है। माउंटेनियस टेरेन एंड डेंस फॉरेस्ट हिंडर मोबिलिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, इस सब चीज़ को, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है देखने को भी मिला है। प्लस पॉलिटिकल अलाइनेशन, ये क्या है कि परस्यू नेग्लेक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोनॉमी एंड डेवलपमेंटल स्कीम। ये तरीके से भी हम लोग पॉलिटिकल अलाइनेशन में बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे इनिशिएटिव रन नहीं कर पाए। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से जो स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी फंडिंग यहाँ पे होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ये भी एक चैलेंजेस हैं एसोसिएटेड। अभी क्या चैलेंजेस हैं ये डिस्कस कर रहे हैं। अब ये सब चैलेंजेस होगा तो ऑटोमेटिकली है कि जो इंसर्जेंसी है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस इंसर्जेंट का फ्रेगमेंट होना, फ्रेगमेंट मतलब मल्टीपल ग्रुप, क्योंकि 7 स्टेट हैं और 7 स्टेट में बहुत सारे जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, इंसर्जेंसी का ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर कुछ भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से इधर उधर होता है तो इंसर्जेंसी लोग क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो वहाँ पे इंसर्जेंट करना, रेबल करना, पूरा विद्रोह करना, ये स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से पूरा हम लोग देखें कि क्या क्या कॉसेज हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होता है ना, क्यों जो है ये डेवलपमेंट देखने को मिला है, इंसर्जेंट क्यों हुआ। प्लस लास्ट टाइम हम लोग वे फॉरवर्ड देखते हैं कि इसे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। सबसे पहले है कि रिस्टोर करो नॉर्मलसी को। जो भी इथनिक टेंशन होता है वहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितना भी इशू है उसको पहले सॉल्व करो। एक साथ बैठ के, चाहे इथनिक कॉन्फ्लिक्ट के रेस्पेक्ट में ले लो या फिर जो भी जो लीडर है यहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप का लीडर है उसके साथ बैठ के एक नॉर्मेंसी लॉ ये बात करो उसके साथ कि क्या ऐसे इशू हो जा रहे हैं, तो उससे हम लोग एक क्लियर कर सकते हैं। फिर इंक्लूसिव डायलॉग लॉ, मतलब फैसिलिटेट ट्रिपार्टाइल टॉक स्टेट सेंट्रल ऑल इथनिक कम्युनिटी, इन सब अगर बैठ के एक पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। अब सॉल्यूशन निकलेगा तो सबको क्या हो गया, सेटिस्फाई होंगे तो इंसर्जेंसी जो ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है या फिर इंसर्जेंसी इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसको मिनिमाइज कम जो है किया जा सकता है। प्लस रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करो कि हैंडल करो विदाउट पॉलिटिकल बायस। जो भी रूल्स हैं अगर अदर स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल के लिए स्कीम चला रहे हो तो इस स्टेट में भी लगाओ, बल्कि यहाँ पे जियोग्राफिकल टेरेन अलग हैं लेकिन उस तरीके से स्कीम यहाँ पे पहुँचाओ, ठीक है। या फिर जितना भी रूल्स हैं रेगुलेशन है हर एक स्टेट के लिए यहाँ पे सेम होना चाहिए, ये बोलना है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एक अलग चीज़ है जो कि हम लोग वे फॉरवर्ड में इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेटअप है उसको स्ट्रेंथन करो, ठीक है, जिससे हम लोग जो फ्यूचर में बैकवर्डनेस या फिर ब्रेक डाउन जो देखने को मिलता है ये ना देखना पड़े। फिर अगला जो है वो है स्टेट सॉवरेनिटी। स्टेट सॉवरेनिटी मतलब जो है जो स्टेट में जितना भी ऑटोनॉमी देते हैं या फिर स्टेट को जितना फंडिंग देते हैं उसको फंडिंग प्रॉपर दो, प्लस स्टेट को कुछ ऑटोनॉमी दो जिससे वे अपने तरीके से उस स्टेट को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चला सके, उस स्टेट को डेवलप कर सके, जिससे अच्छे से अच्छे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, डेवलपमेंटल में आगे हो ही जाएंगे, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, है ना, प्लस वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेशन होगा, है ना। तो ये जो स्टेट को सॉवरेनिटी बात किया गया ये अपने को देना है। प्लस सोशियो इकोनॉमिक जो है इंटीग्रेशन करो, यूथ को एम्प्लॉयमेंट दो, क्योंकि मेजरली जो इंसर्जेंसी कर रहे हैं कौन करते हैं, यूथ है। अगर यूथ रिक्रूट हो जा रहे हैं अगेंस्ट, अब यूथ ही अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करेंगे तो फिर क्या होगा देश का, ठीक है। एजुकेशन दो उसको, बताओ कि इंसर्जेंसी गलत है ना, इस तरीके से अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात नहीं करते, है ना। अगर अभी के रेस्पेक्ट में तो अलग चीज़ हो गया, लेकिन अगर गवर्नमेंट अगेंस्ट में जा रहे हैं तो एक रूल्स है उससे बात करने का। इस तरीके से जो एजुकेशन है जो इंक्लूड करना चाहिए वो यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। ड्रग हो गया या फिर डी एडिक्शन प्रोग्राम हो गया, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बताना है। क्लियर है? तो इस तरीके से ओवरऑल हम लोगों ने इंसर्जेंसी के बारे में कवर किए, हर एक डायमेंशन को कवर किए, प्लस यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे हैंडल किए। क्लियर है? समझ आ गया? तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे नोटिफिकेशन PDF जो है अपलोड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।